भारतीय जनता पार्टी, जिसे आज हम भाजपा के नाम से जानते हैं, की जड़ें भारतीय जनसंघ में हैं, जिसका गठन 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। जनसंघ का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों का एक राष्ट्रवादी विकल्प प्रस्तुत करना था। पार्टी ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अखंड भारत और एक मजबूत विदेश नीति पर जोर दिया। यह वह दौर था जब देश की राजनीति पर पूरी तरह से कांग्रेस का दबदबा था और जनसंघ जैसी पार्टियां विपक्ष की सीमित आवाज बनकर रह गई थीं। पार्टी का शुरुआती संघर्ष लंबा और कठिन था, लेकिन उसने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया, जो आगे चलकर भाजपा की राजनीति का आधार बनी। यह यात्रा एक छोटे से पौधे के बड़े वृक्ष बनने की कहानी जैसी है, जिसकी शाखाएं आज देश के कोने कोने में फैली हुई हैं। 1977 में जब देश में आपातकाल के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा हुआ, तो भारतीय जनसंघ ने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। यह एक ऐतिहासिक प्रयोग था, जिसने पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनाई, लेकिन यह गठबंधन अपनी आंतरिक कलह और विचारधारा के मतभेदों के कारण ज्यादा समय तक टिक नहीं सका और 1980 में बिखर गया। इसी बिखराव के बाद जनसंघ के पूर्व सदस्यों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। भाजपा का जन्म एक राजनीतिक प्रयोग की असफलता से हुआ था, लेकिन उसने अपने पूर्ववर्ती संगठन की राष्ट्रवादी विचारधारा को एक नए और व्यापक स्वरूप में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। इसने पार्टी को एक नई पहचान दी और भविष्य की राजनीति के लिए एक मजबूत नींव रखी। भाजपा की शुरुआती विचारधारा गांधीवादी समाजवाद पर आधारित थी, लेकिन पार्टी को इससे कोई खास चुनावी सफलता नहीं मिली। 1984 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को केवल 2 सीटें मिली, जो उसके लिए एक बड़ा झटका था। इस हार के बाद पार्टी ने अपनी जड़ों की ओर लौटने का फैसला किया और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हिंदुत्व की विचारधारा को मुख्य रूप से अपनाया। राम जन्मभूमि आंदोलन ने पार्टी के लिए एक संजीवनी का काम किया और उसे देश के राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र में किया। इस आंदोलन ने केवल पार्टी की जड़ें बदली, बल्कि उसकी पहचान को भी हमेशा के लिए बदल दिया। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित किया। जैसे पार्टी का विस्तार हुआ, उसकी जिस पर चलकर आज भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन चुकी है। विचारधारा आज भी पार्टी के हर फैसले और नीति में झलकती है। भाजपा की सफलता में उसके नेताओं की भूमिका हमेशा से महत्वपूर्ण रही है। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी की जोड़ी ने पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया। वाजपेयी अपनी उदारवादी छवि, शानदार भाषण कला और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता के लिए जाने जाते थे, तो वहीं आडवाणी को एक कुशल संगठनकर्ता और हिंदुत्व के प्रखर चेहरे के रूप में पहचान मिली। इन दोनों नेताओं ने मिलकर पार्टी को एक ऐसा स्वरूप दिया जो कठोर विचारधारा और लचीली राजनीति का मिश्रण था। उनके नेतृत्व में ही भाजपा ने पहली बार केंद्र में सरकार बनाई और गठबंधन की राजनीति का सफल प्रयोग किया। यह वह दौर था जब पार्टी अपनी पहचान को मजबूत कर रही थी और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बना रही थी। 2014 के बाद भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, जिन्होंने भाजपा को एक नए युग में प्रवेश कराया। मोदी ने विकास और हिंदुत्व के एजेंडे को एक साथ मिलाकर पेश किया, जिसने देश के एक बड़े वर्ग को आकर्षित किया। उनके नेतृत्व में पार्टी ने न केवल 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत हासिल किया, बल्कि कई राज्यों में भी अपनी सरकारें बनाईं। मोदी के साथ अमित शाह की संगठनात्मक रणनीति ने भाजपा को एक चुनावी मशीन में बदल दिया। इन दोनों नेताओं की जोड़ी ने पार्टी के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया।
जिसमें बूथ स्तर के प्रबंधन से लेकर सोशल मीडिया के इस्तेमाल तक हर चीज पर बारीकी से ध्यान दिया जाता है। यह जोड़ी आज भी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। भाजपा की एक और बड़ी ताकत उसका मजबूत संगठनात्मक ढांचा है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से प्रेरित है। आरएसएस के लाखों समर्पित स्वयंसेवक भाजपा के लिए वैचारिक आधार और जमीनी कार्यकर्ता दोनों की भूमिका निभाते हैं। यह संगठन भाजपा को एक ऐसी अनुशासित और कैडर आधारित पार्टी बनाता है जो देश की अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग है। पार्टी का हर छोटा बड़ा कार्यक्रम, चाहे वह सदस्यता अभियान हो या चुनावी रैली, एक सुनियोजित रणनीति के तहत किया जाता है। संगठन की यह ताकत ही है जो भाजपा को मुश्किल समय में भी एकजुट रखती है और उसे चुनावी मैदान में एक अजय बढ़त मिलती है। यह एक ऐसा आदर्श तंत्र है जो पर्दे को पीछे रखकर पार्टी की सफलता सुनिश्चित करता है। आज की तारीख में 12 जून 2025 तक भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, जिसके करोड़ों सदस्य हैं। पार्टी का प्रभाव केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। पार्टी के पास हर स्तर पर नेताओं की एक लंबी कतार है, जिसमें आदित्यनाथ जैसे नेता भी शामिल हैं, जिन्हें भविष्य के नेतृत्व की तैयारी करना है। पार्टी के संगठनात्मक गहराई और नेतृत्व की विविधता उसे लंबे समय तक भारतीय राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखने की क्षमता देती है। भाजपा आज केवल राजनीतिक दल नहीं, बल्कि एक विशाल तंत्र बन चुका है, जिसकी जड़ समाज के हर वर्ग में गहरी होती जा रही है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी तीसरी सरकार, जिसे मोदी 3.0 कहा जा रहा है, पहले की 2 सरकारों से काफी अलग है। इस बार भाजपा को अपने सहयोगियों जैसे कि टीडीपी और जेडीयू पर निर्भर रहना पड़ रहा है। गठबंधन की यह राजनीति भाजपा के लिए एक नई चुनौती है, क्योंकि अब उसे अपने फैसलों में सहयोगी दलों की राय को भी शामिल करना होगा। शुरुआती अटकलों के विपरीत सरकार अब तक स्थिर दिखाई दे रही है और उसने कुछ बड़े फैसले भी लिए हैं। उदाहरण के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसी सैन्य कार्रवाई और वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित कराना यह दिखाता है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने मुख्य एजेंडे पर आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है, भले ही उसे सहयोगियों को साथ लेकर चलना पड़े। अपनी स्थापना के बाद से भाजपा ने कई ऐसे कानून बनाए हैं जिनका देश पर गहरा प्रभाव पड़ा है। धारा 370 को हटाना, नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करना और 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाना पार्टी की विचारधारा से जुड़े बड़े फैसले थे। इन फैसलों ने जहां एक ओर पार्टी के समर्थकों को एकजुट किया, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और समाज के एक बड़े वर्ग ने इनका पुरजोर विरोध किया। विपक्ष के साथ भाजपा के संबंध अक्सर तनावपूर्ण रहे हैं। विपक्ष भाजपा पर संस्थाओं को कमजोर करने और असहमति की आवाज को दबाने का आरोप लगाता है, जबकि भाजपा विपक्ष पर केवल नकारात्मक राजनीति करने और देश के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाती है। यह टकराव भारतीय लोकतंत्र का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। अपनी तीसरी पारी में सरकार एक राष्ट्र, एक चुनाव जैसे महत्वाकांक्षी सुधारों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। इसके अलावा बैंकों और विमानन क्षेत्र में भी नए कानून लाए जाएंगे। ये कदम दिखाते हैं कि पार्टी अपने सुधारवादी एजेंडे को जारी रखना चाहती है। लेकिन इसके साथ ही उस पर देश के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी भी है। विपक्ष की भूमिका भी अब पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। आने वाले साल ये तय करेंगे कि भाजपा अपनी चुनौतियों से कैसे निपटती है और भारत को किस दिशा में ले जाती है। यह भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय है, जिसके पन्ने अभी लिखे जा रहे हैं।